रिकॉर्ड कर। आइए भी आइए। थैंक यू जिया, और बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। बहुत अच्छी अचीवमेंट है, स्टार्टिंग है, और अब रिजल्ट्स की झड़ी लगने वाली है ना। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, वो चलना ही है, वो सब चीजें ना अब आगे होनी है। मतलब स्टार्ट हो गया है अब। नहीं नहीं, आपको देने नहीं है। मैंने इसीलिए नीचे रख लिया कि तुम्हारी नजर में ना आ जाए। इनको तो नहीं देने ना। देने। नहीं नहीं, बोलो बोलो। चलो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी मेंस के लिए हिम्मत नहीं हारनी। ये निकाल दीजिए भाई आके आज। हाँ हाँ, बैठो आप बैठो। ताली बज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। हाँ, जब भी आपको खाने का मन। कोई बात नहीं वैभव, खा लेंगे अभी। मैं वही कह रहा था, क्लास में खिला दो सब बच्चों को एक बार, फिर उसके बाद में करते हैं। थैंक यू। रख दीजिए आप। हाँ हाँ हाँ। ये स्कीम नहीं नहीं, अच्छी है। बीपीएससी माना नहीं मतलब, है ना, अच्छा ही हुआ चलो कुछ मामलों में तो, कि उसने चीजें नहीं की हैं। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग भी खाइए सर। अभी बच गए। चलिए रख देते हैं इसको यहीं। गुड मॉर्निंग अनम, सुबोध, अनामिका, रितेश, शबिया और रानी। बीपीएससी ने हाँ भी रानी, आपकी बधाई पहुंचा देंगे भाई। रानी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है। जिया है भाई, ये अपनी क्लास की स्टूडेंट हैं, काफी टाइम से लगातार जहां भी हम क्लास कर रहे थे वहां ये थी। और चीजें जो हैं अब पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो गई। मैंने बोला ही था कि 2025 जो है वो अब आप लोगों का ही है ना। स्टार्टिंग जब अच्छी हो जाती है तो फिर बाकी सारी चीजें अच्छी अपने आप हो जाती है। पिछले साल वैभव का रिजल्ट आया और मेंस लिखने का मौका मिला, है ना। इस बार वो भी चीजें आपकी रेडी ही हैं, बस इस चीज को मान के चलिए। और इस बार जो है स्टार्टिंग जो है वो अच्छी हो गई है। अब देखो, बीपीएससी अगर मान लो पेपर को वो कर देता तो शायद पता नहीं अब इस रिजल्ट का क्या होता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि चलो ठीक है, उसने नहीं किया। इवन हमारी क्लास के विवेक हैं, ये 2 नंबर से बता रहे हैं कि 1-2 नंबर से ही चूके हैं। बीपीएससी देने गए थे ये, तैयारी नहीं की थी बट देने के लिए चले गए थे। कोई बात नहीं, अगली बार और पॉजिटिव हो जाएगा। बट बहुत बहुत बधाई भाई जिया, आप लगातार एफर्ट कर रही थी काफी टाइम से। प्रीलिम्स में चीजें हो जाता है ऊपर नीचे, पिछले साल का जो यूपीएससी का है, लेकिन अब वो भी ही पॉजिटिव होने के लिए तैयारी। देखो,
बात वो नहीं है, बात मेन ये है कि देखो अब जब स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है ना, स्टार्टिंग जब अच्छी हो जाती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है सबका ही बूस्ट कर जाता है, सभी के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है कि हाँ यार सही डायरेक्शन में है, हमारी क्लास में से ही कोई चलो अच्छा रिजल्ट लेके आया है, तो अब अगली बारी हमारी होनी चाहिए। दो तीन चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। एक, मेंस एग्जामिनेशन है ना, तो जितना हो सके उसको लेकर थोड़ा सा काम करना है। बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है वो। बीपीएससी कंपटीशन चाहे किसी भी स्टेट पीएससी में हो चाहे यूपीएससी में हो, पहले लेयर में ज्यादा है, मतलब जो फर्स्ट वाली लेयर है ना वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें लाखों लोग छनते हैं। बट यहाँ पे अब थोड़ा सा, और इवन मेंस का आपका कंटेंट मैंने देखा है, आंसर राइटिंग देखी है, तो काफी अच्छा है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस बार मेंस एग्जामिनेशन भी होने की, है ना, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये भी बात मैं आपको सबके सामने कह रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि मैंने मेंस के आंसर्स आपके देखे हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बीपीएससी के पॉइंट ऑफ, अच्छा यूपीएससी से ध्यान नहीं हटाना है, ये थोड़ा सा अभी हो सकता है कि दिक्कत आए आपको, क्योंकि अब एग्जाम है आईएएस का भी। तो छोटी चीजें पैरेलल रहे, बीपीएससी अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यूपीएससी के थोड़ा सा है, तो वो अगर सामने है तो फिर दोनों को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। मतलब इतना करने की जरूरत है कि यूपीएससी मेंस को लेकर तो वैसे भी अब कोई बच्चा कुछ ही नहीं कर रहा होगा, लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स किसी तरीके से मिस ना हो, मतलब आप इधर से मेंस से फ्री हो तो वहां पे आपको फिर से मेंस लिखने का मौका मिले, बस इतनी तैयारी अपनी रखनी। और उसके लिए कुछ नहीं, क्रैश कोर्स की क्लास डेली करो, आप इसको रिवाइज करो, आपका प्रीलिम्स वहां पे भी नहीं रुकने वाला है। इस बार जो लोग भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग भाई शिवानी, क्रैश कोर्स ही है जो सॉल्यूशन दे देगा सब चीज का, है ना। इसको रिवाइज करना उतना हो जाएगा जितना इजीली, मान लो आप रिवीजन में भी उतना है या वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मैनेज नहीं भी कर पाते ना, तब भी 100+ नंबर बहुत इजीली ले जाओगे आप, बहुत आसानी। प्रीलिम्स निकालना है ना हमें, तो हमें ये मैटर थोड़ी करता है कि 140 नंबर आए या 160 नंबर आए। जो एकदम हूबहू कॉपी करेगा चीजों को, बहुत अच्छे से बातों को मानेगा, उसके नंबर 120-30 नंबर भी आ जाएंगे बहुत इजीली। बट मेन ये है कि देखो अल्टीमेटली मेरा इस बार जो टारगेट है या प्रयास है वो ये है कि जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे हो, वो कम से कम सबको जो है, जो लोग एटलीस्ट एग्जाम दे, जो लोग एग्जाम बाद में देंगे उनकी बात की बात है, जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, इस साल देने वाले हैं, वो सारे लोग मेंस एग्जामिनेशन में बैठे। क्योंकि क्यों क्यों मैं ये चीज कह रहा हूं, जैसे प्रीलिम्स हम लोग दे लेंगे, अभी जैसे हम लोग लगे हैं ये क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, हमारा प्रीलिम्स तक चलेगा। जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग मेंस के लिए ऐसे ही बैठने वाले हैं, आंसर राइटिंग को लेकर काम करने वाले हैं। जितना भी मेंस का सारा सेगमेंट है, चाहे एसए हो, चाहे वो हमारे जीएस के 4 पेपर हो, इवन ऑप्शनल तक को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, किसका क्या ऑप्शनल है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसने कितना काम कर रखा है, एकदम मतलब उस तरीके से हम लोगों को काम करना है। ठीक है, तो ऐसा है कि जब तक भी आप मेंस का भी अंतिम पेपर नहीं देंगे तब तक मैं बैकअप में आप लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा। जिस बच्चे को इंडिविजुअल भी तब देखना स्टार्ट करेंगे, अभी तो जैसे ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम लोग क्रैश कोर्स पे काम कर रहे हैं, काफी आप लोगों का लेवल ठीक, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। इवन पेपर से पहले एक एक बच्चे से जरूर हम बात कर लेंगे, कैसे उसको एग्जामिनेशन हॉल में क्या दिक्कत रहती है। हर इंसान थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी को रात में मान लो पेपर से पहले नींद नहीं आती, किसी को ये है कि नींद ही बहुत आती है ना, किसी को ये लगता है कि सर एक दिन पहले मूवी देख लेता हूं तो ज्यादा अच्छा एग्जाम चला जाता है, किसी को लगता है अगर मैं पेपर तक नहीं पढ़ूंगा 9 बजे तक सुबह तब मेरा नहीं होगा। तो अलग अलग इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और अलग अलग स्ट्रेंथ भी है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियों से 1-2 नंबर से या 3 नंबर से चूक रहा है ना, वो चीज ना हो। जैसे कल कुछ बातें हम लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल को लेकर की थी कि कौन कौन सी चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत। देखो तैयारी वाला सेगमेंट जो है ना, जैसे मान लो कंटेंट को लेकर है, चीजें कुछ ना कुछ इधर उधर से भी कवर हो जाता है, बट कंटेंट में भी जब तक आपको बार बार ये ना बताया जाए ना कि सवाल कहाँ पे फंस सकता है, तब तक आप ना अपना रिदम बनाकर रखते हो, आप पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि भाई यहाँ फंस सकता है सवाल। जैसे आप लोगों ने मौलिक अधिकार कई बार पढ़े होंगे, आप लोगों ने अभी डीपीएस भी कई बार पढ़े होंगे, लेकिन मैं बार बार रिकॉल करवाता रहता हूं कि यहाँ पे सवाल फंसने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वो जब चीज आ जाती है तो बच्चे को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे फंस सकता है, तो मुझे इसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत। और अगर मान लो ऐसे करते करे 40-50-100 जगह अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ फंस सकता है, तो फिर आप सारे पेपर को वैसे ही देखने लगते हो, सारे सब्जेक्ट्स को वैसे देखने लगते हो कि हाँ यार यहाँ पे फंसने की पॉसिबिलिटी। पेपर्स देने से ज्यादा यूपीएससी के पैटर्न को समझना ज्यादा जरूरी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
बहुत सारे लोगों को अभी भी, इवन मैं कई बार बात कर चुका हूं, ऐसा बड़ी बात नहीं है, मैंने टीचर्स को भी देखा है अभी धर्रा पुराना ही पकड़ के बैठे हैं। जब तक आप उसको लेटेस्ट पैटर्न को नहीं पकड़ोगे कि कैसे वो चेंज कर रहा है चीजों में, तब तक फिर बच्चों को गाइड नहीं कर पाओगे आप। और उसके लिए जरूरी है कि लेटेस्ट पेपर को बार बार आप खुद देखो पहले। जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब तक आप कैसे गाइड करोगे किसी को कि कहां पे फैक्ट फंस रहा है, कैसे घुमा दे रहा है। हाँ, इतना जरूर फर्क होता है, टीचर उस चीज को जल्दी पकड़ लेता है, बच्चे उस चीज को थोड़ा सा लेट पकड़ पाते हैं या कई बार पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो वो जो आप लोगों के लिए रोल है वो मेरा हमेशा है। पिछले साल मेरी कुछ लिमिटेशंस थी, इस बार कोई भी लिमिटेशन नहीं है ना, वहां पे कुछ सीमाएं थी, बट यहाँ पे असीम तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत अच्छी न्यूज है, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इनको मैसेज में भी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नए साल में कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो, जैसे हमारी क्लास की एक स्टूडेंट हैं सिंपी, उनके फादर एक्सपायर हो गए, है ना, कल भी शायद किसी की डेथ की ही न्यूज मुझे सुनने को मिली थी। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव वाला जोन चल रहा था, उसके अंदर आपने एक पॉजिटिव चीजें जो हैं सुनाई हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। स्टार्टिंग अच्छी है 2025 की। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए देखो, एक चीज जरूर याद रखिएगा, अब जो इस बार की लड़ाई है ना, वो आपकी खुद की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई संस्थान के लिए भी है आपकी। इस चीज को भी आपको समझना है। आप कहोगे सर संस्थान के लिए क्या लड़ाई, बात संस्थान की नहीं है। देखो, एक दो चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने हमेशा, चाहे मेंटोरशिप के बच्चे हो चाहे वहां हो, मैंने ये बात हमेशा दोहराई, मेरा एजेंडा जो है वो यूपीएससी में बिजनेस एस्टेब्लिश करना नहीं है। मैंने कई बार कहा है, देखो बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है। मैं आज आपको यहाँ पे कहूं, मान लो जितने लोग बाहर भी हैं, या जो भी एडवर्टाइजमेंट को लेकर काम हो रहा है, या ये बोर्ड लगा है, या ये रेंट है, कोई भी बिना पैसे के तो काम नहीं सुनेगा ना, उनका तो डेट फिक्स है। जिसने ये बिल्डिंग दी है वो तो मुझे लगता है एक दिन भी नहीं रुके किसी चीज के लिए। जिसको जहां से चीजें चाहिए वो चाहिए, जिनको उनका अपना कमीशन चाहिए, उनको अपनी ब्रोकरेज चाहिए, जो भी चीजें हैं, सिक्योरिटी चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए उनको। उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि भाई आप क्या सोचते हो। इसके लिए पैसा तो जरूरी है ही है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, मेरा घर भी नहीं चलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा क्या है, मेरा एजेंडा सिर्फ इतना है, दो तीन चीजें। एक तो ये है, सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो मैंने शायद अनाउंसमेंट वाले दिन भी बोला था आप लोगों को, कि सिस्टम में थोड़ा रिफॉर्म हो। अब ये रिफॉर्म कैसे होगा, जब अच्छे अच्छे अधिकारी वहां पर जाएंगे ना और थोड़ी सी बातों को सुन के जाएंगे, तो चीजें बेटर हो सकती हैं, थोड़ा सुधार हो सकता है। मुझे कोई लाइन नहीं ऐसे लगा देनी है कि भाई सारे इतने आईएएस हो जो सारे बात सुने, मेरी बात चाहे ना सुने, बट मेरे पॉइंट को लेकर यहां से चले जाएं। चाहे मेरा फोन भी ना उठाएं सिलेक्शन होने के बाद, मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि जैसे पॉइंट लेकर जाएंगे ना, वो कोई भी एक आईएएस ऑफिसर जो है अपने बेस पे, अपने डिस्ट्रिक्ट पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करेगा चीजों को लेकर ना, तो चीजें बदल सकती हैं। सिस्टम ऐसा नहीं है अच्छे ऑफिसर सिर्फ यहां से जाएंगे, नहीं जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं जिनको लेकर आप लोग पढ़ते भी हो, आपको वैसे ही बनना है। एक तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है जो बड़ा लॉन्ग टर्म का है, ये मैंने तब से सोच के रखा है जब हम खुद इसकी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे। दूसरी चीज ये है जो यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है, कोई भी कोचिंग हो, जैसे समझिएगा किसी कोचिंग ने किसी बच्चे से पैसे लिए, और पैसे ऐसा नहीं बहुत भर भरकम के पैसे, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, ऐसा चलता है ना। अब आपने किसी स्टूडेंट से 2.5 या 3 लाख रुपए ले लिए उससे, है ना, मेंटोरशिप का अलग ले लिया, उसका अलग ले लिया, उसके बाद भी अगर उसको 2 साल देने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, आप खुद से सोच के देखो ये क्या है। मान लो किसी बड़ी संस्था में कोई बच्चा, मेरे पास तो आते ही रहते हैं कॉल, मिलने भी आते हैं बच्चे कई बार, है ना, कि वो कई जगह इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो उनको फिर वही है, वहां पे देने पे उनको दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत देने में भी दिक्कत होती है, नाम का बड़ा खेम है। तो जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो वहां पे 2.5 साल अपने 2 साल दे के आया है, और फिर उससे बेसिक सवाल पूछो तो उसका नहीं, उसको लगता है मेरी तैयारी तो हुई नहीं। आप 500 बच्चों की क्लास में बैठे हो, 1000 बच्चों की क्लास में बैठे हो, आप पे इंडिविजुअल फोकस कौन करेगा। मुझे एक सिंगल सी बात बता दो, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई भी एबीसी नाम का इंस्टीट्यूट है, उसकी क्लास में 500 बच्चे बैठे हों, उसको क्या फर्क पड़ता है जिया कौन है, वैभव कौन है, अंश कौन है, विवेक कौन है, क्या फर्क पड़ता है उसको। उसको ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और जब तक इंडिविजुअल फोकस नहीं होगा किसी बच्चे पे, तब तक सिलेक्शन कैसे होगा। बड़ी बड़ी बातें कर देना कि हिंदी माध्यम के लिए, रिजल्ट के लिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप। होना क्या चाहिए, आप छोटे छोटे कुछ कुछ ग्रुप्स बनाओ, 30 का, 40 का, 50 का, फिर इंडिविजुअल बच्चों पे फोकस करो। और ये क्या है कि आप प्रीलिम्स देके आ जाओ, फिर मेंस पे हम लोग पकड़ लेंगे आपको। मेंस देने के लिए तो, पकड़ने के लिए तो हर कोई बैठा हुआ है, कौन नहीं।
एक इंस्टीट्यूट ऐसा बता दो, चाहे वो मुखर्जी नगर हो चाहे वो राजेंद्र नगर हो, जो ये कहे कि आप प्रीलिम्स के बाद आओ और आपसे बात ना करे। मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। उसको पता है अब इसकी पॉसिबिलिटी है सेलेक्ट होने की, प्रीलिम्स कौन निकलवाएगा? उससे पहले कौन उनका सपोर्ट करेगा? नहीं होता है। हाँ, अब फिर उसके बाद उनको अब उनको क्या लगता है ना कि हमने यूपीएससी में 2.5 साल दे दिए। अब देखो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है 5-5 साल से प्रीलिम्स नहीं निकला है, 6-6 साल से बस बैठे प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है। अब आपका इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि भाई आपने, एक बात बताओ, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि आपने यूपीएससी में कितने साल इन्वेस्ट किए। इससे फर्क पड़ता है उन सालों में आपने क्या किया। कोचिंग्स में भी अब जैसे मान लो रिज्यूम आने लगे हैं कि सर टीचिंग के लिए रख लीजिए, वो कर लीजिए, तो हम लोग भी है या कोई भी क्या देखेगा आप कितना बार भाई इंटरव्यू दिए हो, टीचिंग का एक्सपीरियंस क्या है। बट अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि प्रीलिम्स ही नहीं निकाला, फिर उसका क्या फ्यूचर है मुझे बताओ? क्या लिखोगे सीवी में कि 10 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? वो एक नहीं होता, एक लड़का जाता है मतलब किसी लड़की को देखने के लिए, उसके घर वाले बोलते हैं कि हाँ वो शायद आपने रील्स देखी होगी, बड़ी मजेदार लगती है वो। तो बोले क्या करते हैं या अभी तक आपकी अचीवमेंट क्या है? कि बोले कि मैंने 5 बार आईएएस का और इसका, बहुत मतलब इस तरीके से वो बताता तो सबको लगता है कुछ ऑफिसर है। तो बोला इतनी बार मैंने इसका फॉर्म भरा है। हाँ, नहीं भेजना, मेरे को देख लेंगे। तो वो जो चीज है ना, अब बताओ उसकी क्या क्या करेगा वो बच्चा, अब आगे बताओ। अच्छा उस पे क्या है, अब उसके घर वालों ने भी मान लो एक जगह पैसे दे दिए 3 लाख रुपए, फिर रहने का 2 लाख रुपए खर्च हो गया, अब 5 लाख वो ऑलरेडी 5-6 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्या बोले वो उसको अब? अगर ऐसा होता, मैं कहता हूं चलो आपने 3 लाख ही लिए मान लो, पर उसके बाद भी अगर उसका 80-90% तक ऐसा हो जाता कि हाँ उसको बस अब खुद से ही थोड़ा बहुत करना है, बाकी सब रेडी है, अब बाकी किस्मत का रोल बचा है, बाकी उसकी तैयारी पूरी है, तब भी उसको दुख तो ना होता ना। उस पैसे का रिटर्न क्या, और कौन ले लेगा कोचिंगों से पैसा वापस देना, बताना जरा मुझे। और बड़ी कोचिंगों से तो वैसे ही सवाल 20-20 50-50 केस चल रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, 10 लॉयर हायर कर रखे हैं, वो डील कर रहे हैं। किसी एक कोचिंग ने मान लो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो और उसपे 2-3 लाख रुपए का जुर्माना लग जाए मान लो, क्या फर्क पड़ता है उसको? तो सरकार में तो इतने ही जुर्माने, क्या जुर्माने सर, कुछ भी नहीं, फाइन तो यही है, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख बस। कितना कमा लेता है उसके बेस पे वो। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ, वो तो अब वो काफी टाइम से मुझे लग रहा है, 1 हफ्ते पहले ही ये चीजें थी कि अब संस्कृत आईएएस जो है वहीं पे चीजें करने वाला है। बात वो नहीं है। देखिए संस्कृति वालों ने भी उनके बाद उन्होंने अपनी टीम बनाई, उन्होंने कहा कि सारे टीचर्स हमारे पास उनके वाले, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी माध्यम के लिए रिजल्ट आपका क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि संस्कृति आईएएस पिछले साल स्टेब्लिश हुआ है, कई साल तो इसको भी हो गए। रिजल्ट क्या है? मुझे बस इस चीज का जवाब सबसे ही चाहिए होता है। आप अगर ज्यादा नहीं हिंदी, आप हमेशा एक अच्छी वीडियो लास्ट में जब रिजल्ट आ जाता है बना देते हो कि हिंदी माध्यम में ये हो गया वो हो गया, ठीक है। 43 रिजल्ट्स हैं 1000, इतना भारी भरकम वो दिखाने के बावजूद भी। और एक बात बताओ, अब आप किस ग्रोथ की बात कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपकी ग्रोथ कब तक चलेगी अब, कि भाई एक लेवल आ जाए उसके बाद हम रिजल्ट पे काम करेंगे। अब तो अनंत है, हिसाब ही नहीं होगा कितना पैसा है। तो फिर अब तो रुक के सोच लो, को बच्चों की टीम अच्छा कर लोगे, ज्यादा नहीं 2-4 साल 5 साल भी अगर आप सब कुछ छोड़ के रिजल्ट के ग्रुप्स बनाओगे 40-40 के 50-50 के, और बच्चों का एक बार भर के हिंदी माध्यम मतलब चला जाए 300-400 के आसपास सिलेक्शन में, तब कितना अच्छा हो। और बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट हिंदी मीडियम के साथ है, इंग्लिश वालों के साथ मेरी कोई दुश्मनी है, ऐसा बात नहीं। उनका ऑलरेडी सिलेक्शन है, उनके लिए कंटेंट की कमी भी नहीं है, कुछ वेबसाइट्स बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा देती हैं, हिंदी माध्यम के लिए क्या है।
तो ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सेकंड मेरा कंसर्न जो मैंने आप लोगों को बताया वो यही है कि एक बार आप जैसे मान लो कोई संस्थान अगर रिजल्ट पे वो काम करने लगेगा तो फिर सब लोगों को वही करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जब पहले आया था ना, दिल्ली में आया था, तो इसने एजुकेशन की बात की, स्वास्थ्य की बात की। आप उसको पसंद करते हो ना करते हो वो बाद का एजेंडा है, वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है वो भी अलग टॉपिक है डिस्कशन का। बट जब उसने किया ना तब फिर सबने करना शुरू किया कि नहीं यार स्कूल पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। और अगर करता ही नहीं तो पहले तो क्या था वही चल रहा है, वोट खरीद लो, धर्म दारू बांट दो, पिला पिला के इनसे वोट ले लो 500 रुपए में, इसमें यही चल रहा था, अभी भी चलता है ऐसा नहीं। बट कुछ स्टेट्स को तो समझ में आ गया कि अगर अभी करना है ना तो स्कूल पे और एजुकेशन पे, इस पे हेल्थ पे बात करनी होगी। तो जिस दिन ये हो जाएगा, मान लो कोई एक इंस्टीट्यूट है जो रिजल्ट पे काम कर रहा है और यूपीएससी के रिजल्ट पे काम कर रहा है, तो फिर मजबूरन सबको भी वही करना पड़ेगा। आप देखो जब से संस्थान स्टैब्लिश हुआ है हमने नहीं लगाया यहाँ पे बोर्ड। देखा आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ये हमारे रिजल्ट्स, कोई जसकरण की फोटो हम लगा सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट चैनल पे बोल के भी गया। बट मुझे ये लगता है ना कि वो ऑप्शनल ऐसे और इन सब में हेल्प लिया था, वो शायद पूरी तरह अभी मेरा स्टूडेंट है नहीं, तो क्यों ही लगाना है। जब अपने निकलेंगे जेन्युइन निकलेंगे उनकी ही फोटो ले। और ये बात तो मैं सच में दावे के साथ कह रहा हूं, इस इंस्टीट्यूट में उसी की फोटो लगेगी जो यहां से पढ़ के जाया होगा। ये नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू देने आएगा और उसका हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे और जैसे निकलेगा, नहीं फर्क नहीं पड़ता है। क्या ही फर्क, क्या किसी को दिखाना है, किसको दिखाना है बताओ। चलो मान लो 4 रिजल्ट दिखा के, मान लो आप झूठे रिजल्ट दिखा के या किसी को खरीद के वो कर, अब ये उस दिन, अब किसका क्या नाम बोलूं, वो जो आते हैं ना लोग वो रेफर करने लगते हैं। वो इंटरव्यू लेने आया था लड़का, वो कह रहा था कि सर आप कहो तो मैं 2-4 रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ, वो नाम लेंगे सर। क्यों, मैं कब बोला मैंने तुम्हें ये, और क्यों किसको दिखाना है। मतलब अगर मान लो अगर झूठा चीजें दिखा के 20-30-40 एडमिशन का, उससे क्या हो जाएगा। संस्थान तो आज ना कल चीजें जेन्युइन चीजों से भी चल जाएगा। और जिस दिन जेन्युइन चीजें पब्लिक हो गई या समझ में आ गई लोगों को, उस दिन बहुत अच्छे से चलेगा। वो ज्यादा खुशी देगा मुझे, रैदर दिन की भाई दिखा के फोटो और ये करके और वो करके, वो बेटर नहीं है। आप जीवन में सब कुछ पब्लिकली, मान लो आप दिन में बाहर हो, घूम रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में हो, एक समय तो आता है जब आप अपने आप के साथ होते हैं। उस समय तो मन में आएगा ही ना आपके कि आप सही इंसान नहीं हो। फिर उस टाइम पे क्या करोगे। जीवन में सुकून जो है, आपकी आत्मा का जो सुकून है ना, आपकी आत्मा का सुकून जेन्युइन चीजों से ही मिलता है। एक आए पर बहुत अच्छे से आए। पिछले साल ये टीचिंग का एग्जाम निकाला विवेक, तो इतना अच्छा फील हुआ मुझे। 3-4 महीने हुए थे इसको पढ़ते हुए उस टाइम। सर सारा जीएस का कितने सवाल मारे थे 1-2 मिनट में, 45 सवाल 1-2 मिनट में ही मार के आ गया, तो सारे सटीक बैठ गए। अब टीचर है ये, फिक्स है इसकी जॉब, खुशी देता है इंसान, बहुत अच्छा। अब जिया लेके आई कल, मैंने आपको यही बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बात ये नहीं कि बच्चा हाँ रिकॉग्नाइज करता है बच्चा जब चीजों को, तब तो ज्यादा अच्छा तो लगता ही है टीचर के लिए। और इससे ज्यादा कमाई और क्या है, यही कमाई है टीचर की। कभी किसी से जीवन में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएंगे, कभी नहीं कि भी यहाँ पे पढ़ो आप साइन करो कल को, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। बच्चा अगर अपने, मेरा काम है उसको वहां तक पहुंचाना, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। उसके बाद फिर उसका ईमान है कि सच में जहां से पढ़े हो उसके बारे में बात करते हो कि नहीं करते हो। और झूठ बोलने के लिए तो कहा ही नहीं जाता है, सच बोलने के लिए कहो। और कल इसने मैसेज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वेरी गुड। चीजें स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर सब लोगों के लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन वाली चीजें क्रिएट हो जाती हैं। और आप जो कुछ कुछ लोग हैं क्लास में भी और ऑनलाइन भी, जो बच्चे सच में डिजर्विंग कैंडिडेट कई सालों से लगे, उनको बस सही डायरेक्शन की जरूरत, थोड़ी सी सही डायरेक्शन मिली और हो गया काम।
यूपीएससी में ना सबसे बड़ी कमी डायरेक्शन की है। आप देख लो, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में कोचिंग्स नहीं है, यूपीएससी में टीचर्स नहीं है, यूपीएससी में ऑरा नहीं है। अभी देखना गर्मियों में बड़े बढ़िया क्लासरूम, बढ़िया 20-20 50-50 एसी लगे होंगे। आप जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कोचिंग है, आपको लगेगा कोई मल्टीनेशनल कंपनी। इन सब चीजों का है, बस डायरेक्शन नहीं। आपको पता ही नहीं आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो टीचर आपसे कभी मिलेगा भी, बात करेगा कि नहीं करेगा। मतलब कई लोग कह के जाते हैं सर आप तो हम लोगों से यहाँ बात कर लेते हो, वहां तो बात ही नहीं हो पाती टीचर्स। सही बात। और टीचर्स बच्चे से बात ही नहीं करेगा तो फिर बताएगा कैसे उसको? किसके लिए बैठे हो यहाँ? बड़े बड़े भवनों या ये इमारतें देखने के लिए, एसी में मजे करने के लिए, लाइब्रेरी देखने के लिए, चकाचौंध देखने के, सिलेक्शन के लिए तो बैठे हो। और सिलेक्शन तो बिना डायरेक्शन के, बिना टीचर से बात की कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि लोग सेल्फ स्टडी से नहीं सेलेक्ट होते हैं, बट सेल्फ स्टडी वाले भी कोचिंग देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, टेलीग्राम से वीडियो उठा के देखा तो पढ़ा तो टीचर से ही, यूट्यूब से उठा के देखा तो पढ़े तो टीचर से ही। बात तो तब थी जब कुछ भी ना देखते। ये कैसी सेल्फ स्टडी है जिसमें सारे टीचर्स के 2-2 बार वीडियो देख लिए? खुद से सोच के देखो, कौन एक हाथ खड़ा करके बता दे कि सर बिना मैंने सब्जेक्ट किसी से किए मैंने कर लिया? पढ़ना ही से ही होता है। और फिर अरे मैंने तो किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी की है। हो जाएगा एथिक्स सेल्फ स्टडी से? हवा नहीं लगती है नैतिकता और क्या फर्क है रीति शास्त्र में? करते रहो गूगल पे सर्च, है ही नहीं कंटेंट। अच्छा चलो मान लो गूगल से भी हेल्प ली, किसी वेबसाइट से, अब वो वेबसाइट भी तो कोई कंटेंट की टीम ही तैयार कर रही, फिर वो कैसी सेल्फ स्टडी हुई? सेल्फ स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलो मैं कहता हूं ये सब करते हुए भी ना आपको, अगर आपको मान लो सिलेक्शन में 2 साल लग रहे हैं ना, ये सब करते हुए आपको हो सकता है 5 साल लग जाए और हो सकता हो भी ना। वही चीज करने में आपको अब देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आपके लिए बस एक इतना वो छोटा सा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है जिसमें आप ये कहना चाहते हो मैंने किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किया? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आप सिलेक्शन लो, निकलो, क्यों यहाँ पे जिंदगी बर्बाद करनी है? मुखर्जी नगर हो, ओआरएन हो, क्या है, दलदल है। कोई नहीं कहता होगा बाहर, पर मैं कहता हूं ये बात। क्यों कहेंगे बाहर? वो उनको पता है मार्केट में जाएगा, आज आज की वीडियो भी यूट्यूब पे जाने वाली, क्यों कहेंगे वो? उनको पता है अरे सुनेगा कोई नहीं आएगा मुखर्जी नगर। पर मैं ये कहता हूं आप आओ जरूर, बट यहां रहने के लिए नहीं, यात्री बन के आओ बस। 1-2 साल अपना दो अच्छे से और निकलो। जितना जितना समय आपको यहां बढ़ेगा ना, आप एक चीज समझते जाइएगा, आप दलदल में उतना ही ज्यादा फंसते चले जाएंगे। जितना समय लगेगा उतना अंदर, उतना निकलने में समय लगेगा। ये जो आप लोग बताते हो बाहर बाबा हैं, ज्ञानी हैं, ये क्या है? ये बैठे ही हैं कई सालों से। फिर ये लोग क्या करते हैं पता है? बीपीएससी का पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इस एज में आके भी बीपीएससी का कट ऑफ नहीं निकल रहा है। इनको एक मौका चाहिए बस। आप देखो जितने अभी स्टेट पीएससी का एग्जाम देने जाते हैं, यूपी पीसीएस, आप लोग गए भी होंगे या जो भी, वहां देखना बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके सर पे बाल होंगे। जिनका यहां तक गया होगा काम, वो समझ लेना वही है। ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्या करें? अब स्टेट पीएससी है, देते रहो। फिर उनको एक मौका चाहिए कि बस भाई अब कुछ हुआ कुछ हुआ, कहता है एक सेंटर पे होगा, बोले चलो अब आंदोलन करेंगे। मेरा नहीं बन रहा है, मेरा इस बार सेटअप नहीं हो रहा है, तो आंदोलन ही एक ऑप्शन है। दोबारा पेपर होगा तब साहब बात बनेगी। क्या ही हो जाएगा आंदोलन से? ठीक है, जेन्युइन चीजों के लिए बच्चे बात करें, समझ में आता है, वो मेरा वो वाला इशू नहीं है। मेरा बात ये है कि देखो कोई एक आध पेपर आपके फेवर में आप लटका लोगे, कर लोगे, पर पेपर तो तैयारी से ही निकलेगा। आप, मैं, हम सब, आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, हम सब लोग मिलकर भी रोए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। कट ऑफ निकला तो पेपर हो गया, बस इतना ही काम है। इस चीज को लोग नहीं समझते हैं।
लोग ब्लॉग डालते हैं, सुबह 3 बजे उठ के मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं सुबह उठ के ये करती हूँ, ये मेरा यूपीएससी का दिनचर्या है। हाँ, और 14 लाख व्यूज लेके बैठी है मैडम, 16 लाख व्यूज लेके बैठी। और यूपीएससी में आपको पता है, यूपीएससी हो चाहे भारत, तो लड़कियों को देखने के लिए भीड़ की कमी थोड़ी ना है। बोले अरे इस बहाने गर्ल्स पीस ही देखने को मिलेगा, ऐसे तो अंदर का व्यू ही नहीं पता लगता, इस बहाने ये तो पता लगे गर्ल्स रूम कैसा होता है, भरे पड़े हैं लोग। चलो किसी को मोटिवेट करने के लिए मैडम ने व्लॉग बनाया, समझ में आ गया। अब यही व्लॉग आपको सिलेक्शन के बाद भी बनाना है, उसके बाद नहीं दिखती है फिर वो, उसके बाद गायब। आप एक दिन उठ गए सुबह 2:30 बजे 3 बजे, आपने दिखा दिया कि मैं ये करती हूँ, एक दिन से या उससे थोड़ी ना बात बनती। और जो लोग करते हैं ना, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जब तक मैंने तैयारी की ना, तब तक मैं नहीं आया था फ्रंट पे। ये सब मेरे को मिलते रहते थे, हम एक लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे, और वो ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो लाइब्रेरी के ऑनर के पास आते थे और उसको बोलते थे कि बताइए यहाँ पे कौन इंटरव्यू, बोले एक ही पर्सन है, वो कोने में बैठा हुआ है, वो जाता ही नहीं है यहाँ से, ना दिवाली पे जाता है ना होली पे जाता है, पता नहीं इसके घर वाले इसको बुलाते नहीं या क्या सीन है, जाता ही नहीं है यहाँ से। इसकी किताबें भी यही है, सब कुछ यही, बस नहाने वाने के लिए रूम जाता है, वरना यही सारा दिन पड़ा रहता है। तो ये लोग मेरे पास आते थे कि आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि इनको पता है ऐसे इंटरव्यूज वायरल होते। मैंने कहा था कि जब तक सिलेक्शन वाली चीजें ना हो, तब तक मेरे पास भी आए ना तुम, मैं तुम्हारा इंटरव्यू बना दूंगा। तो ये लोग दूर ही रहते थे फिर कि नहीं नहीं नहीं, क्या ही करना है, जो करता है वो दिखाता है। और उस टाइम पे दिखाने की जरूरत क्या है, तो आपको लग रहा है कि ठीक है भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये किया, चलो आओ फिर अब अलग इंटेंशन से कि चलो अब मेरा नहीं तो बाकियों के लिए वो नॉलेज हेल्पफुल हो जाए। बट पहले दिखा के पॉपुलैरिटी गेन करके उसका कोई मतलब नहीं है। जो करता है ना, जो करता है वो बहुत ज्यादा दिखाता नहीं है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और जो कर रहा है ना शांत में, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बस फिर हम लोग चलते हैं कल वाले एक टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, लेट हो गया आज। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी से डिस्कस करने की, हाँ कोई आपसे पूछे तब बेईमानी नहीं करनी है, इसको याद रखो। मेरे स्टूडेंट होना तो कम से कम ये मत करना, कोई आपसे पूछे, मान लो जेन्युइन बच्चा कि यार मुझे आंसर का नहीं पता है या मुझे वो नहीं है, तो थोड़ा बता दो, उसमें नहीं छुपाना है कि यार मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो ये करती नहीं हूं, या मैं वो नहीं, ये सब नहीं करना है। वो बता दो, क्योंकि देखो आप, हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प से उसका कुछ अच्छा हो जाए। छुपाने से और ये सब करने से कुछ ना होने वाला, कई बार मैंने बोला है। बट अदरवाइज किसी को चिल्ला के कुछ नहीं बताना, चुप रहो ना। रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना। बहुत ज्यादा लोग, अब जैसे बीपीएससी हो गया या कल को प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, चुप रहो अपना। ठीक है, थोड़ा हम लोग हैं आपस में रहते हैं, सबको बताया, आपने खुशी की, अच्छा लगा, ये जरूरी है। बट ज्यादा इस चीज को लेकर अब शांत हो जाना है, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी। सही कह रहा हूं वैभव? एक बार इंटरव्यू तक हम चीजें पहुंच जाएं, निकाल लें अपना, फिर अपना आराम से, फिर हमें बताने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। हाँ, फिर से वहीं आ जाते हैं हम। और दुनिया इस चीज का तमाशा देखने के लिए बैठी है। दुनिया को नहीं फर्क पड़ता है, कौन चाहता है आपका सिलेक्शन बताना, या आपके माता पिता या आपका टीचर। कोई एक आध आपका क्लोज फ्रेंड जो यार नहीं नहीं यार हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा एक ग्रुप है, सब बन जाए, वो ठीक है। तो मे बी उनके अंदर भी थोड़ा सा एक कंपटीशन होता है कि भगवान सबका भला करे पर शुरू मुझसे करे। तो ये थोड़ी चाहता है कि ये बन के आईएएस चला जाए और मैं अगले साल भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करती फिरूं या करता फिर। उनके अंदर वो फिर जेन्युइनली कौन चाहता है? आपके माता पिता। क्यों? एक उनका एजेंडा हो सकता है कि उनका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, कि हमारा नाम हो। एक उनका एजेंडा हो सकता है कि हमारे इस दुनिया से जाने से पहले हमारे बच्चे काबिल हो जाए। ये बस उनको बहुत रहता है वो, या आपका टीचर जो आपके साथ मेहनत कर रहा है, बस। बाकी नहीं, दुनिया में कोई भी चाहेगा क्या क्या क्या, उसका तो नाम खराब। आपकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, बचपन से रही है, मान लो लड़कियों में लड़की, मान लो कोई एक लड़की है, दूसरी लड़की उसकी फ्रेंड। अब आप तैयारी कर रहे हो, वो नहीं कर रही है,
वो मैडम एकदम इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर बढ़ाने में लगी है, आप अपना जीवन छोड़ के, अपना फंक्शंस छोड़ के आप सब लगे हो यहाँ पे दिन रात मेहनत करने में। आप आईएएस बन गए तो उसका तो जीना हराम हो जाएगा ना, उसके घर वाले क्या बोलेंगे उसको। मैंने दो बहनों को देखा है, दो बहनों को, हाँ मेरी स्टूडेंट है ऑप्शनल की, पंजाबी लिटरेचर की, उसका नाम है मोनिका। उसकी सगी बहन एसडीएम है यूपी में, सगी बहन बड़ी। वो बोलती है कि जब भी मैं अपनी सिस्टर को पूछती हूँ मुझे गाइड कर दो, मुझे यूपी पीसीएस देना है, मुझे ये देना है, तो वो कहती है यार मेरे पास समय नहीं। सगी बहन को, कजन भी नहीं, को कुछ भी नहीं। ये कुछ दिनों पहले की बात है, शायद मैंने लिटरेचर में किस्सा सुनाया था, नाम नहीं लिया था वहां पे क्योंकि वहां पे बच्चों का कोई इशू हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा आई थी बात, हाँ हाँ वो बलजीत थी, हाँ वो भी काफी अच्छी, वो दिल्ली की स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो उस दिन आई थी बाद में मिलने के लिए। तो वो स्टूडेंट की बहन ही कह रही है उसको कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। क्यों कह रही है पता है, उसको लग रहा है मैं एसडीएम हूं, ये बन गई अगर तो मेरे को कौन पूछेगा। जेलेसी का लेवल देखो आप। मैंने उसको फिर पूछा मोनिका सच में सगी है, बोले सर ये देखो मेरा फैमिली फोटो, आप यकीन ही नहीं कर रहे हो। मेरे को नहीं यकीन हुआ सच में कि यार इतना भी आज तक है, अब क्या कर लोगे आप। उसको पता है, वो कहती मैं आती हूँ तो जलवे हैं, अब कल को ये बन गई आईएएस या कुछ भी, मेरे को एसडीएम को कौन पूछेगा। तो मैंने उसको कहा था यही रियलिटी है और इसी को सोच के आप बनो। और ऐसे नोट्स बना रखे थे उस लड़की ने पंजाबी लिटरेचर के, पिछले साल पढ़ा उसने, मेरे को दिखाने आई थी नोट्स। इतने खूबसूरत नोट्स बना रखे थे, उसका जीवन बचपन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। तो मैंने कहा ये तो मोती पिरो रखे हैं तुमने, इतने अच्छे मतलब दो मतलब रजिस्टर्स में उसने नोट्स बना रखे थे, बड़ा अच्छा। तो मैंने उसको कहा तो बहुत बहुत क्लोज हो तुम, पंजाबी लिटरेचर ही बदल देगा तुम्हें, प्रीलिम्स निकाल लो किसी तरीके से, प्री निकाल लो बस, पंजाबी ले जाएगा तुम्हें काफी आगे। तो मैंने कहा मत सोचो उसका, ये सब छोटी छोटी चीजों को लेकर कई बार हो जाता है ना, लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, तो बोली सर मेरी खुद की बहन है, तो इतना मेरे पास रिसोर्सेज की भी अभी कमी है, मम्मी पापा भी बोलते हैं उसको कि थोड़ा हेल्प करो इसको फाइनेंशियली ये वो, तो बात ही नहीं सुनती किसी की, ऐसी। चलो कोई बात नहीं, जीवन ऐसे ही चलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई नहीं अच्छा आपका सोचने वाला, कोई आपके बारे, आप ही हो। अपने लिए मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है। और देखो ये सोच के चलो, यही क्लास, यही मंच, सब कुछ, जिस दिन आप रिजल्ट बताते हो ना, तो आपको अलग ही आपके जमीन पे पैर नहीं लगते हैं, अच्छा फील होता है ना। भाई एक बात बताओ, आप कोई रिश्वतों वाले लोग थोड़ी हो कि पैसा दिया था और उससे प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, आप तो मेहनत करने वाले हो, जेन्युइन रिजल्ट लेने वाले हो। और इतनी बड़ी भीड़ में अगर छटकर आप आ रहे हो तो आपको खुशी क्यों ना हो। आपने इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ के आप अपना नाम लेके आए। तो अगर आप चाहते हो कि वही चीजें आपके साथ हो, अगले दिन आप अपना कुछ दिनों में अपनी बातें बोलें, तो अपनी चीजों को थोड़ा सही अरेंज करना है, किसी को मत देखो, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, नेगेटिव नहीं होना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पेपर जैसे जैसे करीब आएगा, मेंस को लेकर प्री को लेकर कुछ नहीं सोचना है। एक ही चीज है, आप वहां पे जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आता चला जाएगा। आप रूम पे कितना अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई को लेकर, कितना रिलैक्स तैयारी कर रहे हो, कितना डायरेक्शन की, अब वैसे भी इशू नहीं है आप लोगों को, बस अब पढ़ो अच्छे से, सब चीजें छोड़ के अच्छे से पढ़ो, सब चीजें भूल के अच्छे से पढ़ो। और मैं बता रहा हूं कि ये उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, शायद वो राजकुमार ही इसको बोल रहे थे कि भाई आप स्ट्रेस में रहते हो, ये रहते हो, और मैंने भी ये बात बोली कि हाँ काफी स्ट्रेस में रहती है ये, पिछले साल भी था। इवन क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के से पहले भी इसका था कि सर मेरी पढ़ाई जो है वो अभी सिस्टमेटिक नहीं चल रही, तो मैंने कहा तुम आना शुरू करो क्लास, अगर नहीं आओगे तो और खराब होगी ये चीज। अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि हम 10 दिन 1 महीना करते हैं, वो करते करते कभी नहीं आता है वो दिन। देखो बचने के ना 100 तरीके हैं,
करने का एक ही तरीका है, बचने के तो बहाने बना लो, सर हम इस क्लास में नहीं आएंगे, सर हम इसमें नहीं आएंगे, सर हम रुक के ज्वाइन करेंगे, सर हम वो करेंगे, करते रहो, किसी का क्या जाएगा, आपका ही नुकसान होना है। अब इसने अगले दिन बात सुनी, क्लास में रेगुलर आना शुरू हुआ, पॉजिटिव हो गई, आज इसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी है। कई बार भगवान भी इस चीज को लेकर वेट कर रहा होता है, जब आप स्ट्रेस में जा रहे होते हो, चीजें एकदम नेगेटिव हो रही होती हैं, तब वो कुछ ऐसा फेंक देता है आपकी तरफ कि आप फिर से खड़े हो जाते हो। ऐसा ही है, ये काफी नेगेटिव थी इन दिनों, अब उन्होंने एक ऐसा कुछ कर दिया कि चलो अब एक अलग एनर्जी की, हाँ हूं मैं भी कुछ हूं नहीं तो लग रहा था भीड़ का ही हिस्सा है, अब लग रहा है कि नहीं भाई थोड़ा सा अलग हो गए। हाँ बहुत ही बेस्ट है अब तो, क्योंकि जैसे अब इधर चल रहा है उधर ये मेंस का अपना थोड़ा बहुत देखती रहेगी, बता दूंगा मैं आपको, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा जो है, आप इधर जैसे क्रैश कोर्स कर रहे हो, इसको करते रहो अच्छे से, सी सेट भी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी कुछ, तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप उधर का मीन्स देते हो, बीपीएससी मीन्स है कब, डेट वेट है कुछ अभी? अप्रैल में है ना, तो बहुत ही बढ़िया है, अप्रैल में मीन्स दे दो अपना, उसके बाद भी आपको एक आध महीना मिल जाएगा, या 25 दिन 20-25 दिन आराम से मिल जाएंगे, मई के तो कम से कम 25 दिन है ही। हाँ हाँ। तो वैभव प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है, मैंने यही तो कहा, यही क्रैश कोर्स आपको मेंस में हेल्प कर देगा सारा। यही चीज तो है, मैं वही तो चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बोलता रहता हूं, पर वही है ना कि वो इतना मार्केटिंग बाहर चीजों का कर दिया गया है ना कि उनको जेन्युइन चीज पहचान में नहीं आती। हाँ पीसीएस में ये सब लोग बिना ऐसे तैयारी किए लिख के आए हैं, वो यूपी पीसीएस में सिंपी दे के आई तो उस बता रही है 80 सवाल मेरे सर सही बैठ गए, ये देख के आया तो उसके 2 नंबर से बता रहा है बीपीएससी में दिक्कत है, पिछला पेपर इसने ऐसे ही निकाल दिया, ये सारी ये क्लास है बस, इससे आपको सच में बहुत हेल्प मिलने वाली। अल्टीमेटली एक बात बताओ, कोई भी बच्चा टीचर के लिए क्या कर सकता है बताओ क्या कर देगा बताओ, चलो मान लो क्रैश कोर्स की कितनी फीस है, थोड़ी बहुत कोई और कुछ टेस्ट सीरीज कर लिया, क्या हो जाएगा उससे? आप लोगों का जीवन देखो ना, कल को आईएएस बन गए, एसडीएम बन गए, डीएसपी बन गए, तो जीवन भर ही है आपका, तो हर जगह मैनिपुलेशन थोड़ी होगा, क्या ही मैनिपुलेशन है बताओ? जो फीस बच्चे देते हैं आज के टाइम पे, उससे तो कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पे कम से कम, ज्यादा किसी का नहीं, अपने बारे में थोड़ा अच्छा सोच के अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने से बेटर चीजें हो जाएंगी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस बार आप लोगों के आने वाले हैं। बाकी कंटेंट तो आप, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप लेके जाओ, इसको मिलाओ, देखो क्या लिखवा रखा है उधर। 80-80 क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की करवा के 1 या 2 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, 70-80 क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट ही, मतलब उस संस्थान में वर्ल्ड हिस्ट्री से कराते हैं। 80 क्लास का मतलब क्या है, लगभग 2.5-3 महीने के, 3 महीने से भी ज्यादा खा गए, छुट्टियां भी बहुत करते हैं। 3-4 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया बच्चे को, बच्चा भी बड़ा खुश है, लड़ाइयां हो रही हैं यूरोप में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, साम्यवाद, फलानावाद, सवाल देखा और पेपर में बैठा जीएस 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों है, विश्व इतिहास मुझे दिख क्यों नहीं रहा? फिर उसके दिमाग में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, शायद पेपर 2 में ना हो, जीएस पेपर 2 में ना कर दिया हो यूपीएससी ने, वो जीएस पेपर 2 भी देता है, विश्व इतिहास वहां भी नहीं दिखता, फिर उम्मीद रहती है उसको कि शायद पेपर 3 में आ जाए, फिर मन में उसके आता है कम से कम एथिक्स में तो आएगा ही आएगा। कहां है विश्व इतिहास, पूछ ही नहीं रहा ज्यादा सवाल। थोड़ा सा वही चीज है, समय वहीं पे इन्वेस्ट करना है जहां पे पेपर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। हम लोग खींचते रहते हैं क्रैश कोर्स में भी, कोई भी मेरा प्रयास रहता है कोई ऐसा फैक्ट ना हो जो छूट जाए, और जितनी चीजें एक्स्ट्रा बताने की मेरी कोशिश रहती है उसमें मेरा ये होता है कि मान लो ऊपर से गुगली कर दे, वो कोई फेंक दे कुछ यूपीएससी, तो आप सोचोगे किस तरीके से? कॉमन सेंस से क्या, जब जिस पहली 2 क्लासेस अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स की देखी, पहली और दूसरी क्लास में मैंने 2024 के ही सारे सवाल आप लोगों को प्रीलिम्स के करवाए, और उसमें कितने सारे सवाल ऐसे थे मुझे बताओ कि मैंने कहा कि कॉमन सेंस, वो जो कर वाला एक सवाल कर रहे थे हम,
जिसमें कहा था कि इंटरस्टेट जो क्वारंटाइन है वो केंद्र का सब्जेक्ट है। बाकी 3 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने एलिमिनेशन से काटे थे, आप कॉमन सेंस से उस सवाल को डील कर सकते थे। बजट वाला सवाल क्लास में मैंने बोला कि यहां पे वो राष्ट्रपति की जगह पीएम करेगा और वही हुआ। अनुच्छेद संशोधन वाले, मुझे पता है ना वो लोग कहां जा सकते हैं, उनका यूपीएससी के लिए भी चैलेंजिंग है चीजें, पता है क्या, उसके लिए ये है कि टॉपिक सेम रखने हैं, सवाल उन्हीं पे फ्रेम करना है, बट सवाल को घुमाना है। अगर मैंने टॉपिक अलग ले लिए तो बच्चे कहेंगे कि ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस है, ये है फलाना है, क्यों ही मुझे अपनी आलोचना करानी। टॉपिक तो सेम ही है, वही संविधान संशोधन है, वही बजट है, वही संसदीय समितियां है, वही जो केंद्र राज्य संबंध है, वही आपातकाल, वही मनी बिल है। बताओ कौन सा टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी ने पहले नहीं पूछा। वर्किंग कैपिटल का ये बताता है कि सर क्लास में हुआ था और वो चीज बैठ गया मेरा सटीक वहां। अब आप किसी के लिए वर्किंग कैपिटल इग्नोरेंस का टॉपिक हो सकता है, क्लास में ध्यान ही ना दिया हो, जिसने दे दिया उसके 2 नंबर हो गए, क्या पता उसी से निकल गया वो प्रीलिम्स। वो गलत हो जाता तो कटते भी, इससे तो कटना भी बच गया और 2 ऐड हो गए। फर्क तो यही पड़ जाता है ना किसी चीज का। और मुझे नहीं लगता पिछले साल किसी भी एक इकोनॉमिक्स के टीचर ने वर्किंग कैपिटल का कहीं जिक्र भी किया हो। पढ़े ही है मार्केट में, नोट्स उठा के देखो कहीं है वर्किंग कैपिटल क्या होती है कार्यशील पूंजी।